ले बेटा, एक और पराठा ले ले। तू तो ऑफिस में लंच ठीक से करता नहीं, अभी तो ठीक से खा ले। बस मम्मी, पेट भर गया। पापा, आज वो सप्लायर आने वाला था ना दुकान पर? हाँ, आने वाला तो है, पर मुझे थोड़ा काम है बैंक में, तो सोच रहा हूँ लंच के बाद जाऊँ। अब अकेले सब संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मधु बेटा, जरा देख तो कौन है। जी मम्मी जी। मधु ने दरवाजा खोला, सामने टिंकू खड़ा था। जी, किससे मिलना है आपको? अरे बेटा, पहचाना नहीं? मैं टिंकू, तुम्हारी सासू माँ का लाडला भाई, तुम्हारा मामा जी मैं। टिंकू गंगा को आवाज लगाते हुए अंदर घुस गया। उसकी आवाज सुनकर गंगा दौड़ कर आई। अरे टिंकू, तू इतने सालों बाद, सब खैरियत तो है ना? ना कोई फोन ना कोई खबर। अरे जीजी क्या बताऊं, कल रात सपने में तुझे देखा तो मन बेचैन हो गया। सोचा दुनियादारी तो चलती रहेगी, पहले अपनी बहन से मिलाओ। प्रणाम जीजा जी, कैसे हैं आप? अरे टिंकू भाई, आओ आओ, हम तो ठीक है। बड़ा सरप्राइज दिया तुमने, पर ऐसे अचानक इतना सारा सामान लेकर। ये मामा जी इतने साल से कहाँ थे और आज अचानक कैसे टपक पड़े? पता नहीं, पर मम्मी जी तो बहुत खुश लग रही हैं। जीजा जी, अब मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, बस याद आई तो चला आया। मैंने सुना आप दुकान अकेले संभालते हैं, नीरज तो ऑफिस में बिजी रहता है, तो मैंने सोचा यहीं रहकर आपकी सेवा कर दूं, दुकान पर हाथ बटा दूं, आखिर ये साला किस दिन काम आएगा। सुना आपने, मेरा भाई कितना ख्याल रखता है मेरा। तो आराम से रह टिंकू। मधु जा, मामा जी के लिए नाश्ता लगा। मधु किचन में गई। टिंकू बड़े मजे से पराठा खा रहा था। खाते खाते उसकी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ी, जहां से वो पुरानी झील साफ दिखाई दे रही थी, जो मोहन जी के घर के पीछे थी। वो इलाका प्राय सुनसान रहता था। वाह जीजा जी, क्या लोकेशन है आपके घर की। झील तो बड़ी शांत है, बहुत गहरा राज है शायद इसके पानी में। शांत तो है, कुछ लोग भी इसके बारे में कई बार अजीब सी बातें करते हैं, पर हमें इसकी ये शांति और खूबसूरती पसंद है। अरे जीजी, अचार बहुत बढ़िया है, थोड़ा और देना। मधु, पराठे बहुत बढ़िया बनाए तुमने। आओ अब तुम भी नाश्ता कर लो बेटा। टिंकू ने झील की बात पलट दी और सबसे बातें करने लगा। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। टिंकू घर वालों के साथ अच्छे से घुल मिल गया था। शाम का वक्त था। दिन भर शांत दिखने वाली वो झील अब अपना रंग बदल रही थी। वहां से आने वाली हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। घर के बाकी लोग अपने कमरों में थे, लेकिन टिंकू घर की पिछवाड़े वाली बालकनी में खड़ा था और एक टक उस झील को घूर रहा था। तभी गंगा वहां चाय लेकर आई। अरे टिंकू, तू यहाँ अंधेरे में क्या कर रहा है? ला चाय पी ले, शाम हो गई है, अंदर आ जा, यहाँ मच्छर काटेंगे। जीजी, तुम्हें नहीं लगता ये जगह कुछ अजीब है? अजीब क्या है इसमें? हम तो सालों से रह रहे हैं यहाँ। तू नया नया है ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। नहीं जीजी, आदत की बात नहीं है। देखो उस पानी को, कैसा सन्नाटा है, ऐसा लगता है जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। अरे क्या बोल रहा है? शुभ शुभ बोल। ऐसे ही लोग इस झील के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तू भी शुरू हो गया? बातें तो होंगी ना जीजी। मैं जब बाजार से सामान लाने गया था तो वहां नुक्कड़ पर कुछ लोग बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि ठीक 1 महीने पहले इसी झील में एक औरत डूब गई थी और उसकी लाश अब तक नहीं मिली। तभी मधु और सुमन भी वहां आ जाती है। टिंकू की बात सुनकर मधु के कदम ठिठक जाते हैं। क्या डूब गई थी? लेकिन मम्मी जी, हमें तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली। तो क्या मेरा टिंकू झूठ बोल रहा है? तो ज्यादा मत बोल। अरे बेटा, तुम लोग तो घर में रहते हो और वैसे भी हाथ से दबा दिए जाते हैं ताकि पुलिस का चक्कर ना हो। पर वो लोग कह रहे थे कि उस औरत ने खुदकुशी की थी, और जो अकाल मौत मरता है ना, वो इतनी आसानी से जगह नहीं छोड़ता। मामा जी प्लीज डराइए मत, मुझे तो रात को बाथरूम में जाने में भी डर लगेगा। अरे वो क्या था? टिंकू ने अचानक झील के बीचों बीच इशारा किया। सबने घबराकर उधर देखा। वहां सिर्फ गहरा पानी और कोहरा था। क्या क्या हुआ टिंकू? जीजी कसम से मैंने अभी वहां पानी में हलचल देखी, जैसे किसी ने लाल रंग की साड़ी का पल्लू पानी के ऊपर फेंका और फिर एकदम से गायब हो गया। मामा जी, कोई मछली होगी या हवा से कुछ उड़कर गिर गया होगा। अरे मछली पानी में तैरती है, पानी के ऊपर खड़ी होकर घूरती नहीं है। मैंने जो देखा वो इंसान नहीं था जीजी। इस झील का साया घर पर भी पड़ सकता है। मेरी मानो तो शाम के बाद ये खिड़की दरवाजे बंद रखा करो। टिंकू ने खौफ में आते हुए कहा और तेजी से अंदर चला गया। पीछे गंगा, मधु और सुमन वहीं खड़ी रह गई। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और बालकनी का दरवाजा जोर से खड़खड़ाया। खड़ खड़ खड़।
गंगा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो झील कल तक सिर्फ एक नजारा थी, आज डरा रही थी। अगले दिन सुबह मधु घर में झाड़ू निकाल रही थी, तभी अचानक फर्श को देखकर चीख पड़ी, मम्मी जी! मधु की चीख सुनकर पूरा घर दौड़ता हुआ आ गया। क्या हुआ मधु, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? मम्मी जी वो देखिए। सबने जमीन पर देखा। पिछला दरवाजा जो झील की तरफ खुलता था, वहां से लेकर आंगन के बीच तक गहरे लाल रंग के पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान इंसानी पैरों के थे, लेकिन उंगलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खून में सने पैर लेकर झील से सीधा घर के अंदर आया हो। ये क्या है? खून? ये निशान तो गीले। पापा ये कोई जानवर तो नहीं? जानवर नहीं बेटा, बला है। मैंने कल शाम ही कहा था ना जीजी, वो चुड़ैल घर के आसपास मंडरा रही है। देखो सीधा झील से आई है। हाय राम, ये तो अनर्थ हो गया, मेरे घर में भूत। मधु, तूने कल रात पिछला दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था क्या? मम्मी जी मैंने कुंडी लगाई थी कसम से, मुझे नहीं पता ये कैसे खुल गया। अरे मधु बेटा, हवाई चीजों के लिए कुंडी ताले क्या मायने रखते हैं, वो तो दीवार के आर पार आ सकती है। पर शुक्र मनाओ कि वो निशान सिर्फ आंगन तक है। अगर किसी के कमरे तक चले जाते तो आज सुबह उस कमरे में कोई जिंदा नहीं उठता। टिंकू भाई शुभ शुभ बोलो, ये सब कैसे हो सकता है? हम इतने साल रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ। जीजा जी, बुरा वक्त घड़ी देखकर नहीं आता। वो औरत गुस्से में मरी थी, अब उसे इस घर के लोग खटक रहे हैं। जीजी गंगा जल छिड़को पूरे घर में। आज तो बस निशान मिले, कल को न जाने क्या मिले। गंगा अब कांपते हाथों से मंदिर की तरफ भागी और मधु कोने में दुबक गई। अब सभी घर वाले डरे हुए थे। दिन तो फिर भी निकल गया, पर शाम को किसी की अपने कमरे में अकेले जाने की हिम्मत ना थी। सभी हॉल में बैठे थे, तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। अब तो सबका बुरा हाल था। मम्मी लाइट क्यों चली गई? नीरज भैया टॉर्च चलाओ ना प्लीज। रुक, मैं फोन की फ्लैश लाइट जलाता हूँ। इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, अजीब बात है। हॉल में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर हवा की साएं साएं सुनाई दे रही थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, छम छम छम। पायल की आवाज, वो भी बहुत भारी और डरावनी। आवाज झील की तरफ से आ रही थी और धीरे धीरे घर के करीब आ रही थी। नीरज सुन रहे हो पायल की आवाज? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर। चुप रहो सब, वो खिड़की की तरफ देखो। नीरज ने अपनी टॉर्च की रोशनी खिड़की से बाहर फेंकी। झील के किनारे वाले बरगद के पेड़ पर पड़ी। सबकी सांसें अटक गई। वहां पेड़ की डाल पर एक सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत पेड़ से उल्टी लड़की हो और उसके बाल हवा में उड़ रहे हो। देखो वो रही वो चुड़ैल, वो हमें ही देख रही है। मम्मी मुझे डर लग रहा है, वो अंदर आ जाएगी। नीरज खिड़की बंद कर, अभी बंद कर। ये सच में कोई है पापा? वो कपड़ा अपने आप हिल रहा था। मैंने कहा था ना, ये जगह अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही। वो साया अब ताकतवर हो गया है। आज लाइट गुल की है, कल हमारी सांसें गुल कर दी है। जी अब तो भगवान ही बचाए। अब पूरे परिवार की हिम्मत दम तोड़ रही थी। अगले दिन सुबह रात भर के खौफ के बाद किसी की आंखों में नींद नहीं थी। सब हॉल में बैठे थे, चेहरे पर थकान और डर साफ दिख रहा था। जीजा जी बुरा मत मानिएगा, पर अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। कल रात जो हुआ, अगर सुमन या मधु उस वक्त बाहर होती तो। नहीं, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। मोहन जी कुछ कीजिए, हमें ये घर छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, मुझे नहीं रहना यहाँ। मम्मी सही कह रही है पापा, रोज रोज के इस डर से हम जी नहीं सकते। मेरा काम पर भी ध्यान नहीं लग रहा है। अरे पर बेटा जाए कहाँ, और इतनी जल्दी ये घर खरीदेगा कौन? सबको पता चल गया तो कोई कौड़ी के भाव भी नहीं लेगा इस भूतिया कोठी को। जीजा जी जान है तो जान है, ये घर जान से बढ़कर तो नहीं है ना? है रही बात बेचने की तो मेरा एक जान पहचान वाला है, मुंगेरी लाल सेठ। वो पुराने मकानों में डील करता है, थोड़ा लालची है लेकिन काम का पक्का है। मुंगेरी लाल? क्या वो ले लेगा ये घर? उससे पता नहीं चलेगा झील के बारे में? अरे जीजा जी उसे इन सब किस्सों का पता नहीं है। मैं उससे बात करके देखूं? हो सकता है थोड़ा कम दाम दे, पर मुसीबत सर से टल तो जाएगी। कैश पेमेंट दिलवा दूंगा। हाँ टिंकू भाई, तू बात कर, जितने भी पैसे मिले बस हमें यहाँ से निकाल। ठीक है टिंकू, अगर तुम कहते हो तो बात करो। मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता, बेच देता ये घर। भारी मन से कह रहा हूँ जीजा जी, पर यही सही है। मैं आज ही मुंगेरी लाल से बात करता हूँ। आप लोग बस पैकिंग की तैयारी करो, इस मौत के कुएं से निकलना ही बेहतर है। मोहन ने हार मान ली थी, घर बिकने को तैयार था। टिंकू अपने कमरे में चला गया।
थोड़ी देर बाद मोहन अपने कमरे से घर के कुछ कागजात लेकर टिंकू को दिखाने उसके कमरे की तरफ गए। वो जैसे ही टिंकू के कमरे के पास पहुंचे आवाज सुनकर रुक गए। टिंकू फोन पर किसी से बात कर रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। अरे मुंगेरी लाल सेठ, तुम बस नोटों की गड्डी तैयार रखो, काम पक्का समझो। अरे वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, यहाँ डर के आगे डील है। ये लोग मारने कैसे गए? ऐसा क्या कर दिया तुमने टिंकू? अरे ऐसा डराया मैंने सबको कि पूछो मत। कभी लाल रंग के पैरों के निशान, कभी पेड़ पर लटकती सफेद चादर। बेचारे जीजा जी और मेरी बोली जीजी मान गए कि झील में चुड़ैल रहती है। अब वो लोग खुद ये घर बेचने को तैयार है। मैंने वो पिछला दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा था रात को। सेठ तुम बस मेरा 20% का कमीशन भूलना मत, ये मुर्गे अब जाल में फंस चुके हैं। मोहन के चेहरे से अब डर गायब हो गया और उसकी जगह गुस्से ने ले ली। जिस साले पर उन्होंने भरोसा किया वो उन्हीं के घर का सौदा कर रहा था, वो भी एक झूठी भूत की कहानी बनाकर। मोहन दबे पांव वहां से वापस लौट गए। अब वक्त रोने का नहीं, हिसाब बराबर करने का था। आधे घंटे बाद मोहन ने टिंकू को बाजार भेजने का बहाना बनाकर घर से बाहर भेज दिया और बाकी सबको अपने कमरे में बुलाया। क्या हुआ जी, आपने दरवाजा क्यों बंद किया और टिंकू को कहाँ भेजा? गंगा, तुम्हारा भाई यहाँ हमारी हेल्प करने नहीं, हमें बर्बाद करने आया है। पापा क्या कह रहे हैं आप? मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे वो बेचारा तो हमारी हेल्प कर रहा है, कब से घर के कामों में भी मदद करता है। मैंने अभी अपने कानों से सुना, वो मुंगेरी लाल से बात कर रहा था। यहाँ कोई भूत ऊत नहीं है। वो पैरों के निशान, वो हवा में लहराती साड़ी, सब टिंकू का ड्रामा था। वो हमें डराकर ये घर मुंगेरी लाल को बिकवाना चाहता है ताकि कमीशन उसे मिल सके। क्या मामा जी ने ऐसा किया? मम्मी जी देखा आपने, हम सब कितना डर गए थे। सुमन दीदी तो रात भर सोई नहीं, और ये सब पैसों के लिए। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा अपना खून ऐसा कर सकता है। मैंने उसे राखी मान दी और उसने पुलिस को बुलाओ, उसे अभी घर से धक्के मार कर निकालो। हाँ पापा, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, फ्रॉड का केस करेंगे। नहीं, पुलिस नहीं, उसने हमारे साथ खेल खेला है ना, उसने हमें डराया, अब हम उससे डराएंगे। मतलब हम क्या करेंगे पापा? टिंकू ने हमें यकीन दिलाया कि यहाँ भूत है, अब हम उसे यकीन दिलाएंगे कि यहाँ सचमुच भूत है, और वो भूत सिर्फ झूठ बोलने वालों और धोखेबाजों के पीछे पड़ा है। मधु, सुमन, तुम दोनों को थोड़ी एक्टिंग करनी होगी, तैयार हो? हाँ, ये मधु चुड़ैल के रोल में बहुत अच्छी जमेगी। क्या मम्मी आप भी? अरे मैं बस मजाक कर रही थी। पापा जी आप बस प्लान बताइए, मामा जी को नानी याद ना दिला दी तो मेरा नाम भी मधु नहीं। तो सुनो मेरा प्लान, आज रात के खाने से खेल शुरू होगा। कमरे में अब डर का माहौल नहीं था। मोहन जी ने सबको प्लान समझा दिया। परिवार एकजुट हो चुका था और शिकार अब शिकारी बनने वाला था। रात को सभी डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठे थे। टिंकू बाजार से लौट आया था और बड़े मजे से खाने का इंतजार कर रहा था। उसे लगा सब डरे हुए हैं इसलिए चुप है। अरे जीजा जी इतनी खामोशी क्यों? घर बेचने की बात से दुखी है क्या? अरे चिंता मत करो, मुंगेरी लाल अच्छे पैसे देगा। जान बची तो लाखों पाए, क्यों जीजी? जान किसकी बचेगी टिंकू, ये तो वक्त बताएगा। है क्या मतलब जीजी? तभी मधु किसी से हवा में बातें करती हुई कहती है, आप कौन है और यहाँ कैसे आई? दरवाजा तो बंद है। मधु किससे बात कर रही है? वहां तो कोई नहीं है। मामा जी ये यहाँ तो खड़ी है लाल साड़ी में, मेरे कान में कह रही है कि आज बहुत भूख लगी है। हे राम, ये क्या हो गया? ये तो मुझे भी दिख रही है। हाय, इसके तो पैर भी उल्टे हैं। कह रही है कि किसी ने उसका नाम इस घर में लिया है इसलिए आई है यहाँ। मजाक मत करो, डर के मारे दिमाग चल गया है क्या सबका? मामा जी वो कह रही है कि उसे झूठे और धोखेबाज लोगों का खून बहुत मीठा लगता है। कौन झूठा धोखेबाज? अरे टिंकू, तुम क्यों डर रही हो? हम में से तो कोई धोखेबाज है नहीं, क्या हम में से किसी का खून पिएगी वो? पापा कल रात वो मेरे सपने में भी आई थी। उसने कहा कि इस घर में एक गद्दार छुपा है, जब तक वो गद्दार मरेगा नहीं वो किसी को छोड़ेगी नहीं। ये सब क्या हो रहा है मामा जी, बहुत डर लग रहा है। तुम लोग कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? जीजा जी समझाइए ना इनको। टिंकू, मुझे तो लगता है कि वो हम सबको अपने वश में कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मेरा गला कोई दबा रहा है। मोहन ने अपने हाथों से अपना गला पकड़ लिया और जीभ बाहर निकालकर खांसने का नाटक करने लगे। टिंकू की तो हालत खराब हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो भूत उसने बनाया था वो अचानक इन लोगों से बातें कैसे करने लगा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम लोग पागल हो गया हो।
टिंकू लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ भागा। घर वालों का प्लान काम कर रहा था। आधी रात को टिंकू के कमरे में उसके दिल की धड़कनें ढोल की तरह बज रही थी। ये क्या हो रहा है? मैंने तो झूठ बोला था, पर ये लोग ये सब क्या बोल रहे कि ये वो सचमुच औरत है। भगवान, हाँ, हनुमान चालीसा का है। तभी खिड़की पर किसी ने नाखून रगड़ने शुरू किए। कौन है? मुझे मत मारो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तूने धोखे से घर भेजने की कोशिश की, मुंगेरी लाल को बुलाया, अब तेरा खून चाहिए मुझे। तभी अचानक कमरे की बत्ती जलने बुझने लगी, क्योंकि नीरज मेन स्विच से खेल रहा था और फिर खिड़की के कांच के पीछे एक चेहरा दिखा। सफेद चेहरा, लाल आंखें और बिखरे बाल। ये मधु थी, जिसने चेहरे पर पाउडर और लाल रंग लगाया था और नीचे से टोर्च जला रखी थी। दरवाजा खोल टिंकू, हिसाब बाकी है। जी बचाओ, जीजाजी बचाओ, बबू था असली चुड़ा। टिंकू डर के मारे बेड के नीचे घुसने की कोशिश करने लगा। तभी खिड़की जोर जोर से खड़खड़ाने लगी। दाड़ दाड़ दाड़। झूठे धोखेबाज, बाहर आ। टिंकू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और कानों पर हाथ रखकर बोला, मैं चला जाऊंगा, कसम से कल ही चला जाऊंगा, बस आज छोड़ दो, मेरा खून मत पीना। मेरे जाने के बाद इन सबका खून पी जाना, तुम्हें बहुत टेस्टी लगेगा, कसम से मुझे आज छोड़ दो। अगली सुबह टिंकू, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी और एक पैर में चप्पल थी, दूसरी में गायब, अपना सूटकेस घसीटते हुए भाग रहा था और मोहन और पूरा परिवार सामने ही बैठा था। अरे साले साहब, इतने सुबह सुबह कहाँ की तैयारी? अरे नहीं जीजाजी, मुझे नहीं रहना यहाँ, ये घर शापित है, यहाँ भूत है, वो मुझे मार डालेगी। अरे कैसी बात कर रहा है? कल तो तू कह रहा था कि ये सब वहम है और मुंगेरी लाल से डील भी तो करनी थी। भाड़ में गया मुंगेरी लाल और भाड़ में गई डील, जान बची तो लाखों पाए। जी तुम लोग भी निकल लो यहाँ से, वरना वो चुड़ैल सबको निकल जाएगी। मैं तो चला। टिंकू गेट की तरफ भागा ही था कि उसका फोन बजा। टिंकू ने घबराकर फोन उठाया। अरे टिंकू भाई, क्या हुआ? पार्टी घर खाली कर रही है कि नहीं? ये सुनते ही टिंकू का गुस्सा और डर फूट पड़ा। उसने फोन पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। अबे रख तेरा कमीशन अपनी जेब में, मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा। यहाँ साक्षात यमराज बैठा है कमीशन लेने के लिए। खबरदार जो इस घर की बात भी की तो आज के बाद मुझे फोन मत करना। टिंकू ने फोन जमीन पर पटक दिया और अपना सूट के सिर पर रखकर वहां से ऐसी दौड़ लगाई जैसे ओलंपिक की रेस हो। घर के सभी लोग उसे भागते देखकर जोर से हंस पड़े। उस दिन के बाद से पुरानी झील की लहरें फिर से गुनगुनाने लगी। टिंकू मामा फिर कभी उस शहर में नजर नहीं आए और मुंगेरी लाल ने उस घर का सपना देखना छोड़ दिया। घर वालों ने एक बात सीख ली थी कि डर का सामना डर से नहीं बल्कि अक्लमंदी और एकता से किया जाता है।